नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं प्रियंका मलिक हाजिर हूं उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून से अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के लिए हेली सेवा की शुरुआत। आसान होगा यात्रियों का सफर, समय की होगी बचत। फिलहाल हफ्ते में एक दिन चलेगी सेवा। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्तियों को लेकर फिर उठी चिंगारी। विपक्ष ने उठाए सवाल, कहा युवा बैठे बेरोजगार और सफेद पोश चहेतों को बांट रहे नौकरी। यूके SSC पेपर लीक मामले में पंतनगर यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड अधिकारी को किया गिरफ्तार। 80 लाख रुपए में भर्ती का एग्जाम पेपर बेचने का आरोप। मामले में STF की कार्रवाई जारी। और अब राजधानी देहरादून में स्कूल के बाहर बच्चे संभालेंगे ट्रैफिक की कमान। जाम से निपटने के लिए बनेगा माइक्रो प्लान। स्कूली छात्रों को बनाया जाएगा ट्रैफिक मॉनिटर। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोलीग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून से अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के लिए हेली सेवा का शुभारंभ कर दिया है। हेली सेवा से जहां यात्रियों का सफर आरामदायक होगा, तो वहीं अब यात्रियों का समय भी बचेगा। देहरादून से अल्मोड़ा पहुंचने के लिए अब सिर्फ 1.5 घंटे का समय लगेगा, जबकि सड़क मार्ग से अभी तक 12 से 13 घंटे का सफर है। हालांकि अभी सिर्फ हफ्ते में एक ही दिन हेली सेवा चलेगी। बात अगर किराए की करें तो देहरादून से अल्मोड़ा का किराया प्रति यात्री 7,700 रुपए है, तो वहीं देहरादून से पंतनगर और हल्द्वानी का किराया प्रति यात्री 6,339 रुपए है और देहरादून से पिथौरागढ़ का किराया 8,083 रुपए है। हमारे अनुरोध पर उन्होंने अल्मोड़ा भी चूँकि इसमें जोड़ना था। पहले देहरादून से पंतनगर और पंतनगर से पिथौरागढ़ था। अब इस सेवा को देहरादून, पंतनगर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ इस तरीके से किया जा रहा है। मैं इसके लिए उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे पवन हंस कंपनी का भी, वो जो काफ़ी समय से यहाँ पर सेवाएं दे रही हैं, उनका भी मैं धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं कि ये सेवा हमारे लिए उत्तराखंड के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। जहाँ लोगों को कई घंटों लग जाते हैं इस सफ़र में, यहाँ ये सेवा शुरू होने से 1 घंटे में पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पंतनगर जैसी दूर वाली जगह पर भी आसानी से की जाएगी और लोगों का जो सफ़र है वो आसान होगा। उत्तराखंड विधानसभा में धड़ल्ले से बैकडोर से राज्य गठन के बाद भर्तियां होती आई है। एक बार फिर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल के दौरान हुई बैकडोर से भर्तियों का मामला सुर्खियों में आ गया है, जिसकी जांच की मांग भी होने लगी है। क्या है पूरा मामला, उसके लिए दिखाते हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल। बैकडोर से हुई भर्तियों को लेकर फिर उठी चिंगारी। युवा बैठे बेरोजगार और चहेतों को बांटी जा रही नौकरी। जी हां, कुछ ऐसा ही हाल है उत्तराखंड विधानसभा का, जहां पर बैकडोर से हुई भर्तियों को लेकर एक बार फिर विधानसभा की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कहती है, तो दूसरी तरफ विधानसभा में धड़ल्ले से बैकडोर से भर्तियां हो रही है, वो भी बिना किसी मानक और परीक्षा के। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। विपक्ष की माने तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल के दौरान विधानसभा में 129 भर्तियों में बड़ा झोल हुआ है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 70 विधानसभाओं वाले छोटे से राज्य उत्तराखंड की विधानसभा में 560 से भी ज्यादा कर्मी तैनात है, जबकि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 543 कर्मी काम करते हैं। और उत्तराखंड की विधानसभा में भर्तियों के लिए ना तो कोई परीक्षा होती है और ना ही कोई ठोस मानक तय किए गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर विधानसभा में नियुक्ति किस योग्यता के आधार पर हो रही है। विपक्ष ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाने की ठान ली है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि राज्य के युवाओं के साथ छलावा करते हुए जिस तरह से विधानसभा के बड़े बड़े नेताओं के चहेतों को नौकरियां बांटी गई, उससे तो यही लगता है कि राज्य में अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति हो रही है। बड़े पैमाने पर भर्तियां हुई हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपके कोई ऐसे अधिकार हैं कि आप कर सकते हैं, लेकिन उस पर भी पारदर्शिता, उसके भी कुछ नियम और कानून होने चाहिए। आपको ज़रूर अधिकार होने चाहिए कि आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं, लेकिन अधिकारियों के साथ साथ कुछ कर्तव्यों से भी बंधा हुआ होना चाहिए, क्योंकि लोग
जो राज्य चलता है उसमें कुछ नियम कानून की बाध्यता होना भी आवश्यक है। ये जो बड़े लोग हैं, इन्हीं के लोग कैसे लग रहे हैं, ये जांच का विषय है। इतना ही नहीं, करण महारा ने सिलसिलेवार गिनाते हुए कहा कि जिन 129 लोगों को विधानसभा में रखा गया है, उनमें से ज्यादातर लोगों का सीधा सफेद पोशों से संबंध है। करण महारा ने कहा कि पूर्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के पीआरओ विधानसभा में कार्यरत है, तो वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पीआरओ और संगठन महामंत्री अजय कुमार के पीआरओ की भी विधानसभा में नौकरी लगी है। क्योंकि मंत्रियों के कौशिक साहब का जो पीआरओ है वो विधानसभा में लग गया, रेखा आर्या जी का पीआरओ विधानसभा में लग गया, खुद तो मुख्यमंत्री जी के दो ओएसडी की पत्नियां विधानसभा में लग गई। इसका मतलब दाल में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा घोटाला है और जांच वहां भी होनी चाहिए कि कैसे प्रभावशाली लोगों की पत्नियां, कैसे प्रभावशाली लोगों के पीआरओ जो हैं विधानसभा में नौकरी में आए। इन सारी चीज़ों के प्रकरण की जाँच आवश्यक है। वहीं इस पूरे मसले पर जब भाजपा से सवाल किया गया तो बड़ा ही हैरान कर देने वाला एक बयान सामने आया है। बीजेपी नेता रविंद्र जुगरान का कहना है कि विधानसभा में बैकडोर से नियुक्तियों का मसला कांग्रेस शासनकाल से जारी है और अब सभी दलों को बैठकर इस मसले पर रणनीति बनानी चाहिए ताकि बैकडोर से भर्तियों पर रोक लगाई जा सके। इसका मतलब कहीं न कहीं रविंद्र जुगरान मानते हैं कि बीजेपी के कार्यकाल में भी बैकडोर से भर्तियां हो रही है, और अगर ऐसा है तो अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई। हमारा तो संविधान में न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, तो बहुत ऑप्शंस खुले हैं। जरा कुछ हिम्मत दिखाएं, जरा कुछ दमखम दिखाएं, जरा गंभीरता दिखाएं, तो सरकार के खिलाफ बयानबाजी और आरोपबाजी से काम नहीं चलेगा। आप कुछ बड़ा करके दिखाओ भाई। तो हम तो ये कहेंगे कि हाँ, निश्चित रूप में विधानसभा का मसला गंभीर है, गंभीर नहीं अति गंभीर है, और इससे बड़ा कोई मामला है नहीं। इसलिए सभी दलों को अब बैठ जाना चाहिए कि विधानसभा में भैया चल क्या रहा है, इस पर कोई नीति निर्धारण कर लें, जो पूर्व में हुआ है उसका भी आंकलन कर लें और कुछ ठोस कर दें। बैकडोर से विधानसभा में भर्तियां पहली बार नहीं हुई। उत्तराखंड बनने के बाद से लगभग सभी विधानसभा अध्यक्षकों ने अपने चहेतों को विधानसभा में नौकरियां देकर उपहार देने का काम किया है। हालांकि ये उपहार नियम कानूनों को ताक पर रखकर दिए गए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब एक तरफ सरकार जीरो टॉलरेंस की बातें कर रही हो और विधानसभा में बैकडोर से भर्तियों का खेल खेला गया हो। ऐसे में देखना यही होगा कि आखिरकार क्या ये मामला केवल सुर्खियों में रहकर ही दब जाएगा या बेरोजगारों के हित को देखते हुए अब धामी सरकार कोई ठोस नीति विधानसभा में नियुक्तों को लेकर बनाती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। अभी आपने देखा कि उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्तियों पर रोक लगाने के लिए रणनीति बनाने की बात होने लगी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस विधानसभा में पारदर्शी शासन की व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होती है, अगर उसी विधानसभा में गैर पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां हो तो सवाल जरूर उठेंगे। देखिए रिपोर्ट। किसी भी राज्य के लिए विधानसभा लोकतंत्र का वो मंदिर होता है जिस मंदिर में प्रदेश के विकास के साथ प्रदेश के लिए नियम और कानून बनाए जाते हैं। उत्तराखंड की विधानसभा लोकतंत्र का एक ऐसा मंदिर है जहां से केवल नियम और कानून आम लोगों के लिए ही बनते हैं और सफेदपोश अपने चहेतों की नौकरी विधानसभा में लगवाने के लिए उन नियम कानूनों को ताक पर रख देते हैं, जो कि नौकरी पाने की पहली प्राथमिकता होती है। जी हाँ, राज्य गठन के बाद से ही उत्तराखंड की विधानसभा में बैकडोर से भर्तियों का खेल खेला जाता रहा है। विधानसभा अध्यक्ष कोई भी रहा हो, लेकिन सेटिंग गैटिंग के खेल से विधानसभा में बैकडोर से खूब नियुक्तियां हुई है, जिसके लिए ना तो कोई लिखित परीक्षा होती है और न ही कोई ठोस मानक है जो उस पद पर बैठने के लिए योग्यता तय कर सके। जानकारों की माने तो विधानसभा में योग्य नहीं बल्कि अयोग्य कर्मचारियों की फौज का जमावड़ा है, जिसकी वजह से अब उत्तराखंड विधानसभा के उन अधिकारियों की चिंता बढ़ रही है जिनको कर्मचारियों से काम लेना है। हालांकि इस बार विधानसभा में चौंकाने वाला मामला ये था कि एक तरफ सीधी भर्तियों के लिए आवेदन निकाले गए तो दूसरी तरफ बैकडोर से धड़ल्ले से भर्तियां हुई। सीधी भर्तियों का आवेदन निकालने का मतलब यही था कि सबका ध्यान इस ओर आकर्षित कर दिया जाए कि उत्तराखंड की विधानसभा में अब भर्तियां बैकडोर से नहीं बल्कि
योग्यता और लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत नजर आई। बेरोजगार युवा सीधी भर्ती के लिए आवेदन करते हैं, लिखित परीक्षा भी देते हैं, लेकिन उस लिखित परीक्षा का आज तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जहां एक तरफ धामी सरकार पारदर्शिता की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा में खेला जा रहा भ्रष्टाचार का ये खेल, क्या उनको इसकी भनक नहीं है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय न होने देने की बात कहते हैं, लेकिन जिस तरह से विधानसभा में नियम और कानूनों को ताक पर रखकर भर्तियां हो रही है, उसमें अब देखने वाली बात ये होगी कि इसकी जांच होगी या नहीं। क्या बैकडोर से होने वाली भर्तियों पर विराम लगेगा? क्या नियमों के तहत विधानसभा में भर्तियां हो सकेगी? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। UKSSC पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने पंतनगर विश्वविद्यालय से रिटायर्ड अधिकारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी दिनेश चंद्र जोशी पंतनगर विश्वविद्यालय के AEO के पद पर साल 2006 से साल 2016 तक तैनात थे। आरोपी दिनेश चंद्र जोशी ने हल्द्वानी और आसपास के परीक्षार्थियों को 80 लाख रुपए में प्रश्न पत्र बेचे थे। बताया ये भी जा रहा है कि आरोपी जोशी के लखनऊ की RIMS प्रिंटिंग प्रेस के कई लोगों से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। आपको बता दें कि इस हाई प्रोफाइल मामले में अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। UKSSC में जो 23वीं गिरफ्तारी हुई है, उसमें श्री दिनेश चंद्र जोशी थे, जो पूर्व में कार्यरत थे पंतनगर यूनिवर्सिटी में और परीक्षाओं के मैटर को काफ़ी लंबे समय से डील कर रहे थे। और इसके कारण ही उनके जो संपर्क कंपनी से बने, जो लखनऊ की कंपनी थी, और उसकी संलिप्तता, जो हमारे पास साक्ष्य है, उनकी संलिप्तता के माध्यम से जो उनको पेपर या कुछ प्रश्न पत्र मिले थे, वो हल्द्वानी और आसपास के छात्रों को दिए गए थे, जो हमारे पास साक्ष्यों के रूप में, बयानों के रूप में भी उपस्थित आ चुके हैं। तो उसके आधार पर जो है इनकी गिरफ्तारी की गई थी। वहीं एसटीएफ ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा में भी पेपर लीक का खुलासा किया है। पुलिस ने खुलासे में बताया कि अभ्यर्थियों को 10 लाख रुपए में पेपर बेचे गए थे। पेपर धांधली में शामिल 6 आरोपियों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। रक्षक भर्ती के 4 आरोपी UKSSC पेपर लीक मामले में पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ की टीम रवाना हो चुकी है। हाँ, देखिए, पुलिस मुख्यालय से 3 प्रकरणों में जांच मिली थी, जिसमें एक सचिवालय रक्षक की भी जांच थी। और जांच में हमारी टीम ने इसमें तथ्य ऐसे पाए गए कि उसकी भी परीक्षा के पहले जो है पेपर प्रश्न पत्र लीक हुआ था, जिससे काफ़ी सारे परीक्षार्थियों में, कुछ परीक्षार्थियों ने उसमें परीक्षा को, अभी चूँकि फाइनल रिजल्ट नहीं आया, लेकिन 66 लोग में 33 लोग का होना है, उसमें कुछ लोग संदिग्ध पाए गए थे। उनसे पूछताछ चल रही थी। पूछताछ के आधार पर जो हमें साक्ष्य मिले हैं, उस पर 4 लोग के खिलाफ, चूँकि जो पूर्व में अभियुक्त थे, इसी में शामिल थे, उनके खिलाफ नेम्ड हुआ। बाकी अन्य लोग के भी इसमें नाम आए हैं, जिनके लिए हमारी गिरफ्तारी की टीमें रवाना की गई है। और ये रिपोर्ट महिलाओं को दिए जाने वाले 30% के 37 आरक्षण की है। सरकारी नौकरी भर्ती में उत्तराखंड की मूल निवासी महिलाओं के 36 आरक्षण पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के इस फैसले पर सरकार आरक्षण को बचाने के लिए कानूनी जंग की तैयारी भी कर रही है। अनुमान है कि सरकार हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दे सकती है। लेकिन उससे पहले सरकार के आगे क्या दाव पेच होंगे, उसके लिए हम आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। राज्य की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरी में मिल रहे 30% के 36 आरक्षण पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। हाईकोर्ट की रोक के बाद अब सरकार आरक्षण को बचाने की जद्दोजहद में है, लेकिन मसला कानूनी दावपेच में फंस गया है। दरअसल झगड़ा संविधान के 2 आर्टिकल के अंतर विरोध का है। संविधान के एक अनुच्छेद में साफ कहा गया है कि कोई भी राज्य डोमिसाइल के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकता, जबकि संविधान के एक अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य को महिलाओं के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि राज्य सरकार महिलाओं के 36 आरक्षण की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में अब कर सकती है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले विशेष अधिकार का भी इस्तेमाल कर सकती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर विशेष कानून है तो कानूनी पेच कहाँ फंस रहा है। संविधान के आर्टिकल 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार देता है। महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के मद्देनजर सरकार अगर कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे महिलाओं का उत्थान हो सके, तो वो इस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक माना जाएगा। वहीं डोमिसाइल के आधार पर राज्य आरक्षण नहीं दे सकता।
संविधान के आर्टिकल 16 के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। राज्य डोमिसाइल के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकता। ये कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। आर्टिकल 16(3) कहता है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन और पद के संबंध में केवल धर्म, मूल्यवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास और इसमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना उससे विभेद किया जाएगा। उसको ठीक से पैरवी करेंगे। अभी उसका रिजल्ट जो डिसीजन है वो आया नहीं था। पूरे डिसीजन को आने के बाद हम उस पर पूरा उसको देखने के बाद उसको आगे करेंगे। फिलहाल तो राज्य सरकार हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी का इंतजार कर रही है, लेकिन ये पहली दफा नहीं है जब राज्य में आरक्षण पर रोक लगी हो। इससे पहले राज्य आंदोलनकारियों की दी जाने वाली 10% आरक्षण पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण कोटा भी खत्म हुआ था। अब देखना ये होगा कि सरकार महिला आरक्षण को कैसे बहाल कर पाएगी। उत्तराखंड पुलिस स्कूल के बाहर लगने वाले ट्रैफिक जाम पर काबू पाने के लिए एक अजीबोगरीब फैसला लाने की तैयारी कर रही है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस नहीं बल्कि स्कूल के बच्चों की सड़क पर जाम रुकवाने के लिए ड्यूटी लगाई जाएगी। लेकिन क्या ये फैसला सही है और क्या इस फैसले पर अमल करने से पहले प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर सोच विचार किया है या नहीं? ये रिपोर्ट देखिए। अक्सर आपने देखा होगा कि स्कूलों के बाहर सुबह और छुट्टी के वक्त सड़क पर काफी जाम की स्थिति देखने को मिलती है और इसकी वजह है ट्रैफिक की अव्यवस्था। और इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए राजधानी देहरादून के प्रमुख स्कूलों के लिए माइक्रो प्लान तैयार किया जाएगा। यातायात निदेशक मुख्तार मोहसिन ने 4 बड़े जिलों की ऑनलाइन बैठक में यातायात प्रभारियों को ये निर्देश भी दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि माइक्रो प्लान के अलावा यातायात सुधार में ट्रैफिक वॉलंटियर भी लगाए जाएंगे। इसके साथ ही स्कूल प्रशासन के सहयोग से सीनियर छात्रों को भी ट्रैफिक मॉनिटर बनाकर तैनात किया जाएगा। इसके लिए छात्रों को ट्रैफिक संचालन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। आमतौर पे ये देखा जाता है कि शहर के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्कूल खुल गए हैं या स्कूल की क्षमता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो वहाँ पर स्कूल में जो स्कूल खुलने का टाइम होता है और स्कूल क्लोज़ होने का टाइम होता है, उस टाइम पे काफ़ी जाम की समस्या रहती है। तो उसके निदान के लिए हम लोगों ने जो मेजर स्कूल्स हैं उसके बाहर यातायात व्यवस्था की एक माइक्रो प्लानिंग बनाई है, जिसमें हम स्कूल के जो सीनियर जो स्टूडेंट हैं उनको रोपिंग कर रहे हैं ट्रैफिक व्यवस्था में मैनेजमेंट के लिए, जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स के साथ एज ए जूनियर असिस्टेंट के तौर पे काम करेंगे। इसके अलावा वहाँ पे हम लोग ट्रैफिक वॉलंटियर्स को भी लगाएंगे और लोकल पब्लिक की भी हम लोग उसमें सहायता लेंगे। तो इस हिसाब से शहर के बाहर जो है यातायात व्यवस्था को थोड़ा सा बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। यातायात निदेशक ने छात्रों को ट्रैफिक मॉनिटर बनाकर तैनात करने की बात तो कह दी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या विभाग के पास पुलिस कर्मियों का इतना टोटा पड़ गया है कि अब स्कूलों के बच्चों को यातायात की व्यवस्था संभालने में लगाया जाएगा? क्या विभाग के पास इतना मैन पावर नहीं बचा कि वो जिन स्कूलों के बाहर जाम की समस्या होती है वहां पर सुबह और दोपहर के वक्त अपने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को तैनात करे? सवाल कई, लेकिन जवाब क्या है आप ही सुनिए। इसका मल्टीफोल्ड रीजन है। नंबर 1 एक तो जन जागरूकता है और दूसरा ये कि जो फोर्स की शॉर्टेज है उससे भी मेकअप करने में मदद मिलेगी, और चौथा है ओवरऑल जन जागरूकता होगी। लोगों को पता चलेगा कि उनके बच्चे जो है ना वो देश में जो विभिन्न सेवाएं हैं उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उनके अंदर प्राइड की फीलिंग होगी, देशभक्ति भी बढ़ेगी उनके अंदर। आप ही सोचिए, जिन छात्रों की ड्यूटी यातायात को कंट्रोल करने के लिए लगाई जाएगी, उन्हें सुबह भी वक्त से पहले स्कूल पहुंचना होगा और फिर छुट्टी के समय भी अपनी पढ़ाई के दौरान ये ख्याल रखना होगा कि उनकी ड्यूटी बाहर लगी है। ऐसे में बच्चों की न सिर्फ पढ़ाई पर असर पड़ेगा बल्कि उनके रूटीन पर भी असर देखने को मिल सकता है। साथ ही ऐसी जाम और भीड़भाड़ की स्थिति में छात्रों की सुरक्षा भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। देहरादून से हमारे संवाददाता हिमांशु चौहान स्कूल के बाहर पहुंचे हैं, जहां से आपको दिखाएंगे कि छुट्टी के वक्त स्कूल के बाहर की स्थिति क्या रहती है। कैसे हालातों में बच्चे जाम की स्थिति संभाल पाएंगे, जरूर बताइएगा। अगर आप देहरादून में रहते हैं तो आपको जाम
देहरादून के जाम और सड़कों पर बने गड्ढों की आदत हो गई होगी। वहीं अगर आज हम बात करेंगे देहरादून के शहर में जो लगने वाले जाम का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, आज हम बताएंगे। जो देहरादून के जो बड़े स्कूल हैं, बड़े स्कूलों के जब छुट्टी होती है या सुबह स्कूल का टाइम होता है, लगातार लोगों को जाम से जूझना पड़ता है। वहीं हम बात करते हैं एक राजपुर रोड स्कूल की, जहां पर इस समय छुट्टी हुई है स्कूल की, और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कितनी लंबा जाम लग चुका है। दूरी लंबी कम से कम 500 मीटर तक का जाम लग चुका है। मैं अपने कैमरे पर्सन दिखाना चाहूँगा, पीछे के साइड में भी दिखाएं कि कितना लंबा जाम लग चुका है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों को लगातार जाम की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कहीं ना कहीं जो देहरादून पुलिस है, लगातार नए प्लान तैयार करती है। प्लान तैयार करने के साथ में कोशिश करती है कि ये जो जाम लगता है इससे छुटकारा कैसे मिले जब स्कूल की छुट्टी होती है या फिर स्कूल का समय होता है। हर तरीके के प्लान किए जाते हैं, लेकिन हमेशा प्लान फेल हो जाते हैं। लेकिन इस बार जो उत्तराखंड के डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक नया माइक्रो प्लान तैयार किया है। इस माइक्रो प्लान के तहत जो भी स्कूल, प्राइवेट स्कूल है, जो इंटर तक स्कूल है, सभी जो सीनियर छात्र होंगे उनको एक यातायात मॉनिटर बनाने की कवायद शुरू की जा रही है, जो कि स्कूल के बाहर खड़े होकर ड्यूटी देंगे। लेकिन जो भी ड्यूटी देंगे एक पुलिसकर्मी के साथ ही ड्यूटी देंगे, जिससे कि जो जाम लगने वाला है इससे कुछ हद तक लोगों को छुटकारा मिल सके। अब क्या बड़ी बात ये है कि अब जो 12th के जो छात्र ड्यूटी करेंगे, अब उनके साथ किसी तरह की ट्रैफिक में कोई अनहोनी ना हो जाए, उसके लिए भी उत्तराखंड पुलिस को सोचना पड़ेगा। साथ ही साथ जो बच्चे ड्यूटी करेंगे उनके जो अभिभावक हैं वो तैयार होते हैं या नहीं, जो बाहर बच्चे ड्यूटी देंगे। वहीं अगर हम अलग से बात करें ट्रैफिक की, आज से ही एक नया प्लान शुरू किया गया है। उस प्लान के तहत जितनी भी गाड़ियाँ आएगी स्कूल में, उसमें एक लेन में खड़ी कर दी जाएगी, साथ ही जिससे कि ट्रैफिक एक साइड में चलता रहे। अब कहने वाली बात ये रहेगी कि अब ये जो प्लान बनाया गया है कितने दिन चलेगा, और दूसरा जो डायरेक्टर ने, जो उत्तराखंड के डायरेक्टर है यातायात के, उन्होंने जो माइक्रो प्लान बनाया है वो कितने दिन चलेगा, ये आने वाले समय पे निर्भर रहेगा कि ये प्लान कितने लंबा चलता है। पर लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो छात्रों की ड्यूटी लगाई जाएगी बाहर, उनके अभिभावक मानते हैं ड्यूटी करने के लिए या नहीं। वहीं दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है, यातायात पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि उनके पास पुलिस फोर्स की कमी है, इस वजह से भी छात्रों की सहायता ली जा रही है। अगर अब आने वाले समय की बात देखी जाएगी कि ये जो माइक्रो प्लान है कितना सफल होता है और कितना फेल होता है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून। हल्द्वानी में नेशनल हाईवे 109 का निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने जिलाधिकारी से मुलाकात की। ग्रामीणों का आरोप है कि NH 109 का अधूरा काम सड़क हादसों को दावत दे रहा है। हाल ही में एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो जाने के बाद से क्षेत्रवासियों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों को मांग है कि जल्द NH का काम पूरा किया जाए। तो देखिए, अभी जो NH वालों से मेरी बात हुई है, उनको निर्देशित किया है कि अगर NH में एक्सीडेंट होने की दशा में अगर जान माल का नुकसान होता तो उसमें हम NH के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो NH वालों ने बताया कि उसमें अभी RBM का काम चल रहा है उनका, और 2 तारीख तक उनका टेंडर फाइनल हो जाएगा। उसके बाद फिर डामरीकरण का काम भी वो शीघ्र करेंगे। वहीं लोहाघाट ब्लॉक के कायल गांव में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद किया है। ग्रामीणों ने बताया कि 75 साल बाद क्षेत्र में सड़क बनाई जा रही है। सड़क का सर्वे हो चुका है। सड़क बन जाने से जहां लोगों को सहूलियत मिलेगी, तो वहीं क्षेत्र की शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बड़ी समस्याओं का भी हल होगा। आज़ादी के 75 साल बाद किसी मुख्यमंत्री ने सीमांत क्षेत्रों का संज्ञान लिया, जिसमें जो ग्राम पंचायत कायल है, जहां वर्षों से रोड नहीं थी, वहां पर जो है 10 किलोमीटर रोड की मुख्यमंत्री धामी जी के द्वारा घोषणा की गई थी, जिसका तुरंत संज्ञान लेते हुए विभागीय कर्मचारियों ने संयुक्त सर्वे किया है। PWD, राजस्व विभाग और फॉरेस्ट के द्वारा ज्वाइंट सर्वे किया गया, और सड़क की सर्वे से जो है गाँव वालों में बहुत खुशी का माहौल है।
अब प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। देहरादून से अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के लिए हेली सेवा की शुरुआत, आसान होगा यात्रियों का सफर, समय की होगी बचत। फिलहाल हफ्ते में 1 दिन चलेगी सेवा। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्तियों को लेकर फिर उठी चिंगारी, विपक्ष ने उठाए सवाल, कहा युवा बैठे बेरोजगार और सफेद पोश चहेतों को बांट रहे नौकरी। यूके SSC पेपर लीक मामले में पंतनगर यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड अधिकारी को किया गिरफ्तार, 80 लाख रुपए में भर्ती का एग्जाम पेपर बेचने का आरोप, मामले में STF की कार्रवाई जारी। और अब राजधानी देहरादून में स्कूल के बाहर बच्चे संभालेंगे ट्रैफिक की कमान, जाम से निपटने के लिए बनेगा माइक्रो प्लान, स्कूली छात्रों को बनाया जाएगा ट्रैफिक मॉनिटर।